नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से में स्वागत है। आज तारीख है 17 जून 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। वीडियो में हम लोग G7 को पढ़ेंगे, FATF को पढ़ेंगे, बिग कैट अलायंस को पढ़ेंगे। पटना में वाटर मेट्रो शुरू किया जाएगा, पटना में वाटर मेट्रो शुरू किया जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे। और इसके साथ में ही बिहार में बना हुआ लोकोमोटिव इंजन जो है, ये गिनी एक देश है जिसको ये एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो पहली बार एक्सपोर्ट हो रहा है बिहार से इस प्रकार के लोकोमोटिव इंजन का। उसको भी देखेंगे कहाँ पर निर्माण किया गया है और कहाँ के लिए इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ में और भी कई सारे टॉपिक होंगे, जैसे कि अरावली रेंज में एक अद्भुत सा पौधा मिला है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए पहला टॉपिक कौन और हेडलाइन कौन सा है। तो हेडलाइन वही है, प्रधानमंत्री जी आज कनाडा जाएंगे और कनाडा के G7 समिट में भाग लेंगे। G7 समिट ग्रुप ऑफ 7 इसको कहा जाता है। आपस में ही बटा हुआ एक है छोटा सा संगठन है जिसमें दुनिया के लोकतांत्रिक देश जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन ये इतना ज़्यादा बट गया है कि ट्रंप ने एक बयान दिया कि G7 से रूस को बाहर नहीं करना चाहिए था। बाकी के यूरोप के जो देश हैं वो इस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं, उनको लगता है कि रूस को बाहर करके सही किया गया है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये बटा हुआ है। क्या इसका महत्व है आज की दुनिया में? अगर वास्तविक तौर पर देखेंगे तो कोई महत्व नहीं है, कोई फैसला नहीं निकल के आएगा। बस ये लोग मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, कोई बड़ा फैसला निकल करके यहाँ से नहीं आता है। आप जो सोच रहे होंगे कि G7 मिल करके रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकवा लेगा, वो भी नहीं हो पाएगा इनसे। अगर चाहेंगे इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध रुकवा लेगा, वो भी नहीं हो पाएगा इनसे। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला ले लेंगे, वो भी नहीं हो पाएगा इनसे। तो कुछ भी निकलता नहीं है इस प्रकार के बड़े सम्मेलनों से। बस बातें निकलती हैं, फ़ोटोज़ निकलते हैं और बच्चों का करंट अफेयर निकल जाता है। इसको भी हम लोग देखेंगे, G7 को समझेंगे ज़रा कि क्या है और इसकी चुनौतियों को समझेंगे। आज के दौर में ये रिलेवेंट है भी या नहीं है, इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ FATF है जिसने पहलगांव अटैक का कंडेम किया है भाई कि ये बहुत ही ख़राब अटैक था, इस तरह का नहीं होना चाहिए, ह्यूमैनिटी के खिलाफ अटैक था ये। तो ज़रा हम लोग FATF के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि FATF क्या है, किस प्रकार की संगठन कैसे काम करती है और वर्तमान में कौन कौन मेंबर हैं इसके। ठीक है, शुरू करते पहले टॉपिक से। देखिए पहला टॉपिक कौन सा है? पहला टॉपिक है G7 जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ और है कि 15 तारीख से ही टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है, कल दूसरा टेस्ट है, 18 को दूसरा टेस्ट है पॉलिटी का। अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़िएगा, बहुत ही बेहतरीन रहेगा, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। 30 अगस्त आपका एग्जामिनेशन का डेट है। अगर आगे भी जाता है तो इस सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन की संभावना बन रही है। एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ कि कृपया करके अपना अपना फॉर्म सबमिट कर लें। अगर कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, वो आने वाला है तब तो अलग बात है। अगर आपके पास में सब कुछ है तो ये वेट मत कीजिएगा कि मैं फलाने शुभ मुहूर्त के बाद भरूंगा या भरूंगी। समझिएगा इस चीज़ को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि BPSC का सर्वर अंत में जब लास्ट होने वाला होता है तब तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए कृपया करके समय मिलते ही सही समय पर फॉर्म सबमिट कर लें, वो सबसे सही रहेगा। फिर आप अंत में परेशान होते हैं कि फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया और पूरे साल भर की तैयारी आपकी ख़राब हो जाएगी। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ग्रुप ऑफ 7 के बारे में ज़रा हम लोग पढ़ेंगे। सदस्य देश कौन कौन से हैं और वर्तमान में कहाँ पर बैठक हो रहा है? तो कनाडा में ये बैठक हो रहा है। कनाडा के अल्बर्टा में कैनानसिस करके एक शहर है, वहीं पर आयोजित किया जा रहा है। सदस्य देश कौन कौन हैं G7 के? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि G7 लीडर स्ट्रगल फॉर यूनिटी। ये आपस में ही स्ट्रगल कर रहे हैं यूनिटी को लेकर के। ट्रंप कुछ और बोल रहा है, यूरोप के देश कुछ और बोल रहे हैं और ये दुनिया के लीडर बनते हैं, ग्लोबल लीडर बनते हैं। उन्होंने बोला है कि रसिया को हटाना एक बड़ा मिस्टेक था, जबकि यूरोप इस चीज़ से एग्री नहीं करता है। सदस्य देश कौन कौन से हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। UPSC प्रीलिम एग्जाम में एक बार G20 के सदस्य देशों का नाम पूछ लिए गए थे, तो आपसे ही पूछा जा सकता है। सदस्य देश USA है, कनाडा है, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, UK, ये इसके परमानेंट मेंबर हैं, यही इसके मुख्य रूप से सदस्य हैं। यूरोपियन संघ भी इसमें शामिल होता है और भारत भी इसमें शामिल होता है, लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत को बस इन्वाइट किया जाता है। G7 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक अस्थिरता जो है, इकोनॉमिक रूप से जो चैलेंजेज हैं दुनिया भर में, उसको एड्रेस करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को एड्रेस करना, वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, व्यापार और शांति पर सहयोग स्थापित करना, इसका मुख्य रूप से लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
आर्थिक स्थिरता कितनी अच्छी है दुनिया में आप देख ही रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तो दुनिया में कहीं पर भी एक गोली बम बारूद नहीं चलता है भाई, पूरे दुनिया में अभी शांति की लहर छाई हुई है। वैसे जलवायु परिवर्तन तो क्या होता है जानते ही नहीं है, व्यापार भी सही चल रहा है, ट्रेड वॉर जैसी चीज़ें तो पृथ्वी ने सुनी ही नहीं, और ये शांति पर सहयोग स्थापित करते हैं। यही विरोधाभास दिखेगा आपको कि जिन मुद्दों पर ये बातचीत करते हैं ना, वही सारे मुद्दे बिगड़े हुए हैं दुनिया के। ठीक है, G7 का मुख्य उद्देश्य आपको बता दिया है। इसका इतिहास 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, 1975, कृपया ध्यान में रखें, ये प्रीलिम एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। जब 6 देशों ने पहली बैठक की थी, G6 था, फिर G8 तक गया जिसमें रूस भी शामिल हुआ है, और फिर G7 हो गया है। रूस को हटा दिया गया जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था उसके पश्चात से। 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद से यह G7 बन गया। 1976 में कनाडा शामिल हुआ है, कृपया ये भी ध्यान में रखें क्योंकि इस बार कनाडा में ही बैठक हो रही है, तो ये प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1998 में रूस इसमें शामिल हुआ है, 1998 में रूस इसमें शामिल हुआ है, 1998 में शामिल हुआ है, और 2014 में इसको निष्कासित कर दिया गया। निष्कासन के पश्चात रूस का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 2014 में क्रीमिया संकट के बाद रूस को निलंबित कर दिया गया और समूह फिर से G7 बन गया है। वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। G7 नेता हर साल एक शिखर सम्मेलन में मिलते हैं जहां वो वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। 2025 में कनाडा के कैनानास्किस में आयोजित हुआ है, जैसा कि आपके द्वारा इसमें लेख में आप देखेंगे, जो न्यूज़पेपर में आपको दिया गया है, यहाँ पर सारा यही बताया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हालिया चर्चा आपको बता ही दिया, और अब देखेंगे इंगेजिंग ए डिवाइडेड वेस्ट। बहुत ही बड़े लेखककार हैं ये, और ये लिखते हैं आर्टिकल। इनका इंगेजिंग ए डिवाइडेड वेस्ट का मतलब है कि जब वेस्ट पश्चिम, जो मुख्य रूप से G7 है, पश्चिम का मतलब अमेरिका और यूरोप पूरा ले लीजिएगा, तो पश्चिम जो है जब वो खुद में ही बटा हुआ है, भारत उसको कैसे इंगेज कर सकता है। इसमें चुनौतियां भी बताई गई हैं कि क्या क्या चुनौतियां हैं G7 को इंगेज करने में, और यूरोप के साथ कौन कौन सी चुनौतियां देखने को हमें मिल रही है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए हैं, और हिस्सा आज लेंगे, शायद आज ही लेंगे। अभी तो कल साइप्रस में थे, आज शायद वो वहाँ पर हिस्सा लेंगे। लेकिन उसे अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। हर वर्ष ही आयोजित किया जाता है। हर वर्ष हमें आमंत्रित इसलिए किया जाता है ताकि हम उसमें शामिल हों, और चूँकि हम दुनिया के बड़े महत्वपूर्ण देशों में शामिल होते हैं, आबादी के दृष्टिकोण से, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, सैन्य पावर के दृष्टिकोण से, इसलिए हमें बुलाया जाता है। ओके, इस आर्टिकल में इन्होंने यही बताया कि पश्चिमी देशों में बहुत बड़ा विभेद है, बदलाव है। पहले जैसे पश्चिम यूनाइट होकर के कोई एक चीज़ करता था, अब वो चीज़ रहा नहीं है। इनके अनुसार पश्चिमी देशों में वैचारिक और रणनीतिक मतभेद है। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये आर्टिकल? समझ ही नहीं पाते बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको पॉइंट्स मिले, चुनौतियां आप अगर आपसे पूछी जाए कि G7 के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, या भारत को यूरोप के साथ में संबंध बनाने में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर यही पॉइंट्स तो आप लिखेंगे। इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाता है मेंस एग्जामिनेशन के भारत और यूरोप के संबंध के बीच में चुनौतियों को लिखिए, तो कहाँ से आएगा वो? कोई किताब में तो नहीं मिलेगा, कोई करंट में ही मिलेगा। इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ट्रंप की नीतियों और यूरोपीय देशों के बीच मतभेद ने G7 की एकता को प्रभावित कर दिया। ट्रंप की कौन सी नीति? ट्रंप बोलते हैं यूक्रेन को कि भाई बस करो, युद्ध को ख़त्म कर दो, रूस ने जो क्षेत्र जीत लिए हैं वो उसको दे दो, और ऐसा करो यूक्रेन में जो बड़े खनिज संसाधन के भंडार हैं उसमें हमारा हिस्सा भी तय कर दो। लेकिन यूरोप बोलता है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम रूस के साथ अकेले ही लड़ लेंगे, हम इस युद्ध को नहीं बंद कर सकते हैं। यूक्रेन हार नहीं मान सकता है, क्योंकि यूक्रेन की हार यूरोप की हार होगी, खास तौर से वेस्ट यूरोप की हार होगी, पश्चिमी यूरोप की हार होगी, क्योंकि उन सभी देशों ने यूक्रेन की तरफ से इस युद्ध में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इनडायरेक्टली पैसा, हथियार सभी के बदौलत समर्थन दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध और प्रभाव। रूस यूक्रेन युद्ध ने G7 के बीच में अनिश्चितता बढ़ा दी है। ट्रंप की अनिश्चितता और ट्रांस अटलांटिक एकता की कमी ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। अटलांटिक ओशियन जो है, इसके दोनों तरफ के जो देश हैं, इनके बीच में एकता में कमी आ रही है। जब अमेरिका बोलता है कि कनाडा को हम हड़प करके अपना राज्य बना लेंगे, तो सोचिए कनाडा और अमेरिका के बीच में कैसी मित्रता हो सकती है। जब अमेरिका बोलता है कि हम ग्रीनलैंड को अपने अंतर्गत शामिल कर लेंगे, और ग्रीनलैंड पर एक यूरोपीय देश का अधिकार वर्तमान में है, तो आप समझिए कैसे एकता स्थापित हो पाएगी।
समझिएगा इस चीज़ को। रूस यूक्रेन का प्रभाव पड़ रहा है। यूक्रेन और मध्य पूर्व में हाल की घटनाओं ने G7 नेताओं की चिंता बढ़ाई है, इसलिए इन्होंने तय किया कि बैठ करके एक एक कप चाय पिया जाए और फिर अपने अपने घर को निकला जाए। हकीकत यही है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा आलोचना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इन संगठनों से, ये जो G7 जैसे संगठन हैं, इनसे कुछ भी नहीं निकलता है। ये युद्ध रोकने की बात करते हैं हथियार सप्लाई करके। सोचिएगा ज़रा, किसी को युद्ध रोकना होगा तो हथियार की सप्लाई रोकेगा कि सप्लाई बढ़ाएगा, है ना। अगला पॉइंट देखिए क्या है। इजराइल ईरान संकट ने G7 शिखर सम्मेलन में चर्चा को प्रभावित किया है। तेल और कूटनीति पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। दरअसल में ट्रंप महोदय हैं, USA के राष्ट्रपति, उन्होंने ट्वीट किया था कि ईरान के पास में कोई भी एटम बॉम्ब नहीं है, तो फिर युद्ध क्यों कर रहे हैं आप। मैंने आपको कल ही समझाया था कि ये युद्ध एटम बम के खिलाफ है ही नहीं। ये युद्ध है कि ईरान में जिस प्रकार से सीरिया में शासन सत्ता परिवर्तित करके, जिसके ऊपर अमेरिका ने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इनाम रखा हुआ था, वो आतंकवादी था उस समय, और आज वर्तमान में सीरिया का शासक बना है और ट्रंप ने उनके साथ में हाथ भी मिलाया है। जिस प्रकार से इराक में पपेट गवर्नमेंट है, सीरिया में पपेट गवर्नमेंट है, जॉर्डन में पपेट गवर्नमेंट है, सब के सब अमेरिकी समर्थित हैं, उसी प्रकार से ईरान में भी वो पपेट गवर्नमेंट स्थापित करना चाहते हैं, अपने समर्थन में गवर्नमेंट स्थापित करना चाहते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान में भी उन्हीं का पपेट गवर्नमेंट है, यही वो चाह रहे हैं, और कुछ भी बड़ा मोटिव नहीं है। वो यही चाह रहे हैं कि एकमात्र इस क्षेत्र का खतरा है वो है ईरान, जो अपने हिसाब से चलता है, जो US के खेमे में शामिल नहीं है, उसको उसके खेमे में शामिल करना, एकमात्र लक्ष्य यही है। ठीक है, उस पर युद्ध थोपा जा रहा है। आपको दिख रहा होगा कि जानबूझकर ईरान को युद्ध में खींच कर लाया जा रहा है। G7 मतभेद, G7 के देशों के बीच व्यापार, तकनीक, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय मुद्दे जैसे मुद्दे गहरे मतभेद उभर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन नीतियों ने यूरोप, मध्य पूर्व और भारत के साथ संबंधों को प्रभावित भी किया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो यूरोप के देशों पर भी तो लगाए गए थे। उनको भी तो धमकी दी गई थी कि अमेरिका के साथ व्यापार करो, अमेरिका के टर्म पर करो। तो ये व्यापारिक चुनौती में आ जाएगा। भारत की स्थिति और रणनीति, भारत G7 रूस और चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के साथ रक्षा व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया है। भारत ने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के बाद वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की है, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए लेकिन अमेरिका की एक तरफा जो नीतियां हैं, उसने इस स्थिति को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। उसने रूस और चीन का जो प्रभाव कमज़ोर करने का कोशिश कर रहा था G7, उसको उन्होंने उस प्रभाव को बढ़ाया ही है, कम नहीं किया है। अब चीन के साथ अमेरिका ट्रेड डील साइन कर रहा है। रूस के पक्ष में बोल रहा है कि ट्रंप को यूक्रेन को क्या करना चाहिए, तो समझौता कर लेना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति जब बन रही है तो आपको समझना पड़ेगा कि इस प्रकार के गुट का क्या महत्व रह जाता है। भारत के लिए अवसर और चुनौती, G7 में भारत की भागीदारी उसे पश्चिमी देशों के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर भी देती है। भारत को रूस और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाना होगा। इनका सुझाव है कि G7 अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए और वैश्विक वास्तुकला को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कैसे निभा सकता है भारत सक्रिय भूमिका, उसके बारे में इन्होंने महोदय ने नहीं बताया है। शिखर सम्मेलन में ट्रंप की नीति और यूरोपीय नेताओं की चिंताओं के बीच तनाव दिख रहा है। भारत ने इस मंच का उपयोग अपनी कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किया है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि इजराइल और ईरान वॉर के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि कोई एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी नहीं कर सकता है G7। तो फिर मिल क्यों रहे हो, क्यों इतना पैसा खर्चा करके मिल रहे हो। दरअसल में उम्मीद ये की जा रही कि ट्रंप जो है बीच में ही इस सम्मेलन को छोड़ करके वापस चले जाएंगे, क्योंकि कोई एक ज्वाइंट स्टेटमेंट तक जारी नहीं हो पाएगा शायद, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है कि FATF कंडेम पहलगाम अटैक। उन्होंने बोला, FATF ने बोला है कि हम टेरर सपोर्टर्स को, स्पॉन्सर्स को हम आने वाले समय में बैन कर सकते हैं। FATF क्या है, ज़रा इसको देखेंगे। 22 अप्रैल 2025 को बहुत ही भयानक हमला हुआ था पहलगाम में, जहां पर हिंदू मेल को टारगेट कर करके, नाम पूछ कर करके, कलमा पढ़ने के लिए बोल करके उनको गोली मार दी गई थी। उनके पत्नियों के सामने, परिवार के सामने गोली मार दी गई थी। तो FATF ने उसको कंडेम किया है, बहुत जल्द ही कर लिया। देखिए FATF के बारे में ज़रा समझते हैं हम लोग। FATF की स्थापना 1989 में G7 देशों की पहल पर ही हुई थी। पहले G6 था, एक वर्ष बाद G7 बन गया।
1998 में ये G8 बना है। 1989 ईस्वी में G7 के द्वारा ही FATF संगठन बनाया जाता है। FATF संगठन बनाया जाता है, कृपया ध्यान में रखें। इसका उद्देश्य क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि आधिकारिक चैनल के बिना पैसों की एक से दूसरे देश में ले जाना ही दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग होता है। आधिकारिक जो चैनल है, जैसे RBI के थ्रू आप जाएं, बैंकों के थ्रू में जाएं, तो आधिकारिक चैनल होता है, सरकार के पास में रिकॉर्ड होता है। लेकिन आपने इस देश में किसी को कैश दिया, उसने आपको ब्रिटेन में कैश दे दिया, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। मुख्यालय और सदस्य, FATF का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसमें 39 सदस्य हैं, जिनमें 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन भी हैं। यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद भी इसका संगठन है। यूरोपीय आयोग और यूरोपीय यूनियन अलग अलग हैं गुरु। यूरोपीय आयोग इसका मेंबर है और खाड़ी सहयोग परिषद जो है वो भी इसका मेंबर है। भारत 2010 में इसका पूर्णकालिक सदस्य बना है। भारत 2010 में FATF का पूर्णकालिक सदस्य बना है। प्रीलिम एग्जाम अगर यही पूछ लेगा तो फिर आप बोलोगे कहाँ से सवाल पूछ लिया। 2010 में बना है, कृपया इसको अलग से याद रखें। कार्य व निगरानी का FATF वैश्विक वित्तीय प्रणाली का अखंडता को बनाए रखता है। ये देखता है कोई देश टेरर को तो फंडिंग नहीं कर रहे हैं, आतंकवाद को तो पैसा नहीं दे, यही इसका मुख्य रूप से काम है। अगला क्या है? लिस्टिंग व सिस्टम ब्लैक लिस्ट कर देता है, उन देशों को शामिल किया जाता है जो FATF मानकों का पालन नहीं करते हैं, जैसे उत्तर कोरिया और ईरान। उत्तर कोरिया ने कौन से आतंकवादियों को पैसा बांटा है? आप मुझे बताइए। IS को किसने पैसा दिया? तालिबान नामक जो संगठन है उसको किसने बनाया? और बताऊं, जो हमास है इसको तो ठीक है ईरान ने स्पॉन्सर किया है, ईरान पर सैंक्शन लगा हुआ है। उत्तर कोरिया ने कौन सा आतंकवादी संगठन को सैंक्शन किया है, मतलब फंडिंग की है? किस देश में आपने सुना है कि उत्तर कोरिया ने आतंकवादी संगठनों को पैसा दे करके अटैक करवाया है? कतर कितने आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा फंडिंग कतर से ही आती है, चाहे वो हमास को मिले, चाहे वो तालिबान को मिले। सऊदी अरब के बड़े बड़े जो या इन अरेबियन देशों के बड़े बड़े होते हैं अमीर लोग, वो फंडिंग करते हैं बहुत बड़े स्तर पर इस प्रकार के रेडिकल ग्रुप्स को। तो कभी आपने सुना है कि उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है? ब्लैक लिस्ट उनको किया जाता है जो अमेरिका से दुश्मनी मोल लेते हैं, और किसी को नहीं किया जाता है। वास्तविक तौर पर यही है। अमेरिकी हित के खिलाफ या पश्चिमी देशों के हित के खिलाफ अगर आप गए तो आप पर आरोप लग सकता है और आपको डाला जा सकता है ब्लैक लिस्ट में। ब्रिटेन तक का नाम है कि उसने आतंकवादी संगठनों को पैसा पहुंचाया है। अमेरिका तक का नाम पर है कि उसने पैसा पहुंचाया है, कभी उसको तो ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक लिस्ट किनको किया गया है आप देख ही सकते हैं। ग्रे लिस्ट उन देशों को शामिल किया जाता है जो मानकों को पूरी तरह लागू नहीं करते हैं लेकिन सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसे पाकिस्तान। हाल के समय में इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था, लेकिन अमेरिका के प्रसाद पर्यंत ये बाहर भी आ गया था। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें ये नहीं है कि अगर आपने एटम बम बनाया तो आपको ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा। कई सारे कुतर्क देंगे कि उत्तर कोरिया एटम बम बना रहा है इसलिए उसको ग्रे लिस्ट में, ऐसा नहीं है। इसमें टेरर फंडिंग की बात की गई है, जिस चीज़ की बात की गई है उसी पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में लिस्ट में होने से देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता, ग्रे लिस्ट में होने से वित्तीय सहायता और व्यापार में कठिनाई आती है। उनको दुनिया से निवेश नहीं मिल पाता है, उनको दुनिया से व्यापार आसानी से नहीं मिल पाता है, बहुत सारे चेक्स लग जाते हैं जिसके कारण से निवेशक यहाँ से दूर रहने का प्रयास करते हैं। पहलगांव में हुआ है, उसके पश्चात जिसने निंदा की है आपको मैंने समझा ही दिया है। अगला है PM2 फ्लैग ऑफ फर्स्ट लोकोमोटिव फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम बिहार फैक्ट्री टू गुयाना। गुयाना को पहली बार भारत के सरकार के द्वारा मतलब कि एक्सपोर्ट किया जा रहा है भारत से। लोकोमोटिव जो रेल इंजन होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, रेल इंजन की बात कर रहे हैं। ये बिहार की फैक्ट्री में बना हुआ है। सारण जो छपरा है, सारण के फैक्ट्री में बना हुआ है ये, जिसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। किसको? तो यह एक देश है अफ्रीका के वेस्ट में एक देश है गुयाना, गुइनी नाम है इसका, गिनी भी कहते हैं। इसी को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जो कहाँ पर बना है? तो ये बना है अपने बिहार के सारण में ये बना हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री महोदय जो हैं वो गोरखपुर और पटना के बीच में चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो ठीक है भाई, देखिए जरा आ जाइए, देखते हैं। लोकोमोटिव निर्यात की शुरुआत की जा रही है। भारतीय रेलवे पहली बार पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी को लोकोमोटिव निर्यात करने जा रहा है।
यह कदम रेलवे की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। रेलवे की आय बढ़ेगी, रेलवे के द्वारा अलग अलग देशों को हम इंजन बेच सकते हैं, क्योंकि अब हम शानदार इंजन बनाते हैं। हमने बांग्लादेश को भी इंजन बेचा था कुछ समय पहले, जब वहाँ पर फ्रेंडली गवर्नमेंट हुआ करती थी। फिलहाल में हम उनको नहीं बेच रहे हैं। लोकोमोटिव कहा जाता है, जो इंजन लगा होता है रेल का, उसी को कहा जाता है। प्रधानमंत्री की भागीदारी। नरेंद्र मोदी जी 20 जून को बिहार के सारण जिले में मारहोबरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहला लोकोमोटिव निर्यात शुरू करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा गूगल करना आता हो तो सर्च कीजिएगा कि ये फैक्ट्री बिहार में लगवाया किसने था, और मुझे भी बताइएगा। ये बिहार के पाटलिपुत्र और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मारहोबरा फैक्ट्री का विवरण। मारहोबरा जो फैक्ट्री है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनी हुई है, यानी कि सरकार के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स इसमें शामिल। इसे अमेरिका की कंपनी जी ट्रांसपोर्टेशन और वाबटेक और भारतीय रेलवे के संयुक्त साझेदारी में चलाया जाता है। तो प्राइवेट प्लेयर कौन है, ये भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। गिनी को लोकोमोटिव आपूर्ति की जाएगी। अगले 3 वर्षों में गिनी की कुल 150 लोकोमोटिव सप्लाई किया जाएगा। 25-26 में 37 लोकोमोटिव, 27 में 82 और 28 में 31 लोकोमोटिव भेजे जाएंगे। ये 4500 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव होंगे। बहुत मजबूत इंजन होगा ये। इन लोकोमोटिव का उपयोग गिनी में लौह अयस्कों से माल ढुलाई के लिए किया जाएगा और उसी के लिए इसको भेजा जाएगा। अनुबंध $411 मिलियन लगभग 3,533 करोड़ रुपये का साइन किया गया है। एक लोकोमोटिव की लागत लगभग में 23.55 करोड़ रुपए एक रेल इंजन की लागत लगभग में पड़ रही है। यह निविदा गिनी के द्वारा किया गया था। मारहोबरा फैक्ट्री ने इसको जीता और कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला और अब ये वहाँ से एक्सपोर्ट करेगा। जरा हम लोग गिनी को भी देखेंगे। ये गिनी देश है, ये गिनी देश है। देखिए जरा, अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, वेस्ट कोस्ट पर है ये अफ्रीका का मैप है गुरु। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, बिल्कुल वेस्ट कोस्ट पर है ये। गिनी की खाड़ी भी इसी के नाम के बगल में है, ठीक है, इसी देश के बगल में है। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो गिनी बिसाऊ, सेनेगल, माली, कोस्ट डी आइवरी, लाइबेरिया और आपको दिखेगा सियरा लियोन। ये आपको इसके बाउंड्री वाले देशों को देख सकते हैं, इनको याद भी रखिएगा। उत्तर पश्चिम में गिनी बिसाऊ, उत्तर में सेनेगल, उत्तर पूर्व में माली, दक्षिण पूर्व में कोट डी आइवर जिसको आइवरी कोस्ट भी कहा जाता है, और दक्षिण में लाइबेरिया और दक्षिण पश्चिम में सियरा लियोन से इसकी सीमाएं लगती हैं। गिनी पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। इसे समुद्र व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। यहाँ से बॉक्साइट, लौह अयस्क, सोना, हीरा, ये सभी चीज़ें निर्यात की जाती हैं और इसी लौह के खान के लिए ये हमसे लोकोमोटिव खरीद रहा है। 19वीं और 20वीं सदी का में फ्रांस द्वारा तय किया गया था इसकी सीमाओं को, जब फ्रांस ने ब्रिटेन, सियरा लियोन के लिए, पुर्तगाल, गिनी बिसाऊ के लिए और लाइबेरिया के साथ सीमा पर बातचीत की थी। ये उपनिवेशिक देश जो थे, इन्हें यहाँ के सभी देशों की सीमाएं तय की हैं। कभी आपने गौर नहीं किया होगा, अफ्रीका का मैप जरा ध्यान से देखिए, उसमें आपको बाउंड्रीज जैसे लगेगा स्केल और पेंसिल का उपयोग करके खींचा गया, बिल्कुल स्ट्रेट दिखेंगी। कई सारे देशों का मैप तो इस प्रकार से बन करके आ जाता है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए गौर से अफ्रीका को। तो ये कैसे है भाई, तो ये सारे औपनिवेशिक देशों ने इनको बांट दिया, ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच खींच करके इन्होंने बांटा हुआ है ताकि हम सभी आपस में बांट करके इसको लूट सकें। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि भूपेंद्र यादव जी हैं, इनको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का पहला अध्यक्ष चुना गया है। नई दिल्ली में सोमवार को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली सभा आयोजित हुई है। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। कब, किसका हुआ है? IBCA का हुआ है। IBCA 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए 95 देशों का एक गठबंधन है। 95 देश इसमें शामिल हैं। भूपेंद्र यादव की नियुक्ति, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को IBCA का पहला अध्यक्ष चुना गया है, मतलब अध्यक्ष चुना गया है। IBCA ने पूर्व IFS अधिकारी SP यादव को अपने महानिदेशक के रूप में भी नियुक्त किया है। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में अध्यक्ष चुना गया है भूपेंद्र यादव जी को, और पूर्व IFS अधिकारी हैं, फॉरेस्ट सेवा का अधिकारी हैं, SP यादव को अपने महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सदस्यों की भागीदारी, सभा में भूटान, कंबोडिया, कजाकिस्तान, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया, गिनी और इस्वातिनी के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। भारत और IBCA के बीच मुख्यालय समझौते की भी पुष्टि हुई है। इसका मुख्यालय भारत में ही बनाया जाएगा।
इससे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसका मुख्यालय गुरुगांव में बनाया गया। और IBCA दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा जिसका मुख्यालय भारत में बनाया जा सकता है। कजाकिस्तान के साथ सहयोग को लेकर भी भारत सरकार ने बात की है। स्नो लेपर्ड को लेकर के बात की है। यही देखने मुझे जाना था स्नो लेपर्ड। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर? स्पीति में है, हिमाचल में। लेकिन एग्जामिनेशन का डेट BPSC ने बीच में अनाउंस कर दिया, इसलिए वापस आना पड़ गया। तो ये स्नो लेपर्ड जो है ये आपको लद्दाख में और हिमालयन रीजन में जहाँ पर स्नो होगा वहीं पर तो स्नो लेपर्ड होगा। तो कजाकिस्तान के साथ ही भारत सरकार ने प्रजनन पर सहयोग, ताकि इनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, उसको लेकर भी बातचीत की है। तो स्नो लेपर्ड मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा किस राज्य में है भारत में? तो लद्दाख क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भी वर्तमान में पाए जाते हैं ये। IBCA के बारे में ज़रा हम लोग देखेंगे। IBCA में 7 बड़ी बिल्ली, बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा और स्नो लेपर्ड के लिए संरक्षण के लिए एक वैश्विक गठबंधन है जिसका नाम क्या है? IBCA। भारत ने ही इसकी स्थापना को लेकर पहल किया था। भारत ने ही बोला था कि भाई सारे चीज़ों के लिए संगठन है, एक संगठन कैट के लिए भी बना लो। इसका मुख्य उद्देश्य इन प्रजातियों को संरक्षण, आवास की सुरक्षा और अवैध शिकार को रोकना है। भारत ने 2023 में इसकी स्थापना की पहल की थी। सदस्यता IBCA में 95 सदस्य देश हैं जिन्हें बड़ी बिल्लियों का आवास वाले देश और संरक्षण में रुचि रखने वाले देश भी शामिल हैं। अपने आप इसमें बताया गया है कि भूटान, कंबोडिया, कजाकिस्तान, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया, गिनी और इस्वातिनी जैसे देश इसके वर्तमान में सदस्य हैं। 95 का नाम मत याद रखिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि भारत के पड़ोस में भूटान एक देश है जो इसका सदस्य बना हुआ है। IBCA का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया जा सकता है। फिलहाल इसकी पहली सभा आयोजित की गई जिससे भूपेंद्र यादव जी को इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ये भी मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक कौन है? अगला टॉपिक है आपका, देखिए, जिसमें आप सभी को बैठना है, वाटर मेट्रो पटना। ये AI जनरेटेड इमेज है। कितना रियलिस्टिक बनता है। अब कुछ दिनों में आप पहचान नहीं पाएंगे कि AI इमेज क्या है और वास्तविक इमेज क्या है। कितना रियलिस्टिक लग रहा है। ये नाम भी लिख दिया जहाज़ का गौरी। मैंने तो नहीं बोला था, मैंने तो बोला था सिंपल सा एक पटना वाटर मेट्रो का इमेज बनाओ। तो देखिए कितना शानदार बना दिया है। वाटर मेट्रो और कोलकाता मेट्रो में भी आपने सुना होगा कि देश के में पहली बार वाटर के अंदर से चलने वाली मेट्रो बनी है। दोनों अंतर को समझ लीजिएगा बंधुओं। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से मेट्रो गुजरने के लिए बस रास्ता बनाया गया था, ठीक है, वो बिल्कुल अलग है। वाटर मेट्रो का मतलब होता है जिस प्रकार से मेट्रो चलती है आपके शहर में, पटना में भी शुरुआत होने वाला है, उसी प्रकार से पानी पर निश्चित अवधि में सिप आएंगे, टिकट लेकर के आप बैठिए और आप जा सकते हैं जहां आपका गंतव्य है वहां। तो अलग अलग वाटर मेट्रो यानी गंगा किनारे अलग अलग स्टेशन ही बनाए जाएंगे और बहुत सारे मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी, जिससे ये होगा कि पटना का जो खराब ट्रैफिक व्यवस्था है, बहुत ख़राब है ट्रैफिक व्यवस्था पटना का, बहुत ख़राब है, मतलब कि बिल्कुल जर्जर स्थिति में। हालांकि बहुत सारा प्रयास भी कर रही है सरकार, डबल डेकर फ्लाईओवर बना के, उससे आप बच जाएंगे क्योंकि यहाँ तो ट्रैफिक नहीं लगेगा ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पटना वाटर मेट्रो की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। इसका अनाउंसमेंट किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, जो मंत्रालय है उनका, यही इन सब चीज़ों का, सिप वगैरह का, उन्होंने इसका अनाउंस किया है। देखिए ज़रा क्या है इसमें, क्या देश में पहली बार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। केरल में ऑलरेडी वाटर मेट्रो चलता है, जहाँ पर मेट्रो स्टेशन होते हैं नदी के किनारे, टिकट लेकर के जाइए, सिप खड़ी होगी, उसमें आप बैठ जाएंगे और फिर आप अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। पटना वाटर मेट्रो की घोषणा केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार को घोषणा की है कि पटना में जल्द ही वाटर मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी। गंगा नदी में मेरे हिसाब से पहला ही होगा, एक बार सर्च कर लीजिए, गंगा नदी में पटना मेट्रो ही होगा पहला वाटर मेट्रो। इसके अलावा पटना के अलावा कहीं पर भी वाटर मेट्रो शायद नहीं चलता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कृपया मुझे करेक्ट कीजिएगा। गंगा नदी में शायद पहली ही बार है जहाँ पर पटना में वाटर मेट्रो शुरू किया जाएगा। ये गंगा नदी पर अंतर्देशीय जल परिवहन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का केंद्र बन जाएगा। वाटर मेट्रो का उद्देश्य है, वाटर मेट्रो नदी के दोनों किनारों को जोड़ेगी या नदी के अलग अलग क्षेत्रों के नदी किनारे, जैसे मान लीजिए गंगा नदी बह रही है, पटना में आप ही को जगह पता होगा, मुझे जगह भी नहीं पता है। सबसे कम एक्सप्लोर जो मैंने किया वो अपने राज्य की राजधानी ही किया है, जाऊँगा फिर, जाना तो है ही। तो अलग अलग मान लीजिए, ऐसा थोड़ी नहीं हाजीपुर से ही कनेक्ट करेगा, पटना में ही गंगा नदी किनारे अलग अलग जगह होंगी, उनको भी कनेक्ट किया जाएगा।
और गंगा के उस पार से इस पार को भी कनेक्ट किया जाएगा। अगर गंगा के दोनों छोर को कनेक्ट कर देते हैं तो ये भी ज़्यादा सही रहेगा, लोगों को आने जाने के लिए एक और परिवहन उपलब्ध हो पाएगा। एक स्वच्छ, कुशल व आधुनिक शहरी परिवहन समाधान प्रदान करेगी। सोनोवाल ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास पर जोर दिया है। लेकिन उसी प्रकार से न हो जाए कि पटना मेट्रो, जब छोटे छोटे से थे हम लोग तब भी सुनते थे पटना मेट्रो बन रहा है, और अब शायद शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। तो ऐसा ना हो कि भाई अभी से माहौल बनाना शुरू किया इन्होंने, पटना मेट्रो बन जाए। बिहार इलेक्शन है ना, तो कुछ दिन रुकिए, देखिए क्या क्या बनेगा। बिहार में स्पेस स्टेशन ही बनेगा, तो पता चला कि 20 साल तक कोई काम ही ना हुआ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट पटना में नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नत किया जाएगा। इसमें नई निवेश की योजनाएं भी होंगी। चुनाव से पहले घोषणा किया गया है, ये भी आपको मैं बता दूं। ज़्यादा सपने ना देखें, जब ये सही हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तभी सफल माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आरावली के एरिया में जयपुर के समीप में आरावली यानी कि पठारी प्रदेश, राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक आया हुआ है। तो उसी में एक नया पौधा ढूंढा गया है जिसमें थोड़े बहुत फूल भी आते हैं। जयपुर के पास आरावली पहाड़ी में नई फूल वाली पौधे प्रजाति खोज की गई है। इसका नाम है पोर्टुलाका भरत नाम दिया गया। इसे विशेष रूप से भारतीय स्थानिक प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये हमारे यहाँ का स्थानिक है, कोई विदेशी नहीं, और इसको ढूंढा गया है। क्या नाम दिया गया है? पोर्टुलाका भरत इसका नाम दिया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इस प्रजाति का विवरण वैज्ञानिक पत्रिका फाइटोट्रैक्सा में प्रकाशित किया गया है। पोर्टुलाका भारत भी कहा जा रहा है, और न्यूज़ में अनाउंस जो कर रहे थे कुछ लोग, उन्होंने भरत भी कहा है, इसीलिए यहाँ पर भरत लिखा हुआ है। पोर्टुलाका भारत भी हो सकता है, भरत भी हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में तो BHARAT ही लिखा जाता है। ऑनलाइन कहीं कहीं पर भरत लिखा हुआ देखा है मैंने हिंदी में, इसलिए इसको मैंने आपको बताया है। यह पौधा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण के संघ IUCN के रेड लिस्ट दिशा निर्देशों के तहत डेटा डिफिशियंट, डेटा की कमी की श्रेणी में रखा गया है। इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, ढूंढा ही गया हाल फिलहाल में, तो कहाँ से इसके बारे में डेटा आ जाएगा। पोर्टुलाका भारत में अनोखी आकृति विशेषता है। यह अरावली के अर्धशुष्क पहाड़ियों में पाया जाता है। यह पौधा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले लगभग 103 पोर्टुलाका प्रजातियों में से एक है। कठिन परिस्थिति, पानी की कमी, अत्यधिक पर्यावरण में, अत्यधिक खराब गर्मी और उष्ण पर्यावरण में भी रहने की इसकी क्षमता है। इस फूल को देख लेते हैं, पीला सा ये फूल है, छोटा सा। किस आदमी ने इसको ढूंढा है उसको शाबाशी देनी चाहिए कि कैसे गौर कर लेते हैं कि ये नया है। मुझे तो सारे पीले फूल एक ही जैसे लगते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। सीखने पर, पढ़ने पर, प्रैक्टिस करने पर ध्यान दीजिएगा। डेली 2 से 3 घंटे 12 से 2 के बीच में प्रैक्टिस कीजिए। 12 से 2 के बीच में प्रैक्टिस अवश्य ही कीजिएगा। भले ही आप सुबह करें या शाम को ना करें, वो अलग चीज़ें हैं। कभी भी कीजिए न कीजिए, 12 से 2 के बीच में प्रैक्टिस अवश्य ही कीजिए। एग्जामिनेशन से पहले छोटी छोटी स्ट्रैटेजी आपको बहुत मदद करेगा एग्जाम में। दोपहर में ही आपका एग्ज़ाम होता है, इसलिए मैं भी दोपहर में ही टेस्ट लेता हूँ। सभी जगहों पर दोपहर में ही टेस्ट होता है, तो कृपया करके प्रैक्टिस सही से करें, सही समय पर करें। धन्यवाद आप सभी का।